हेलो एवरीवन, आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस थे ए भारतीय मानक ब्यूरो, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या फिर डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने स्कूली छात्रों में विज्ञान सीखने की आदत को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल शुरू की है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद करना है। ये पहल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के BIS के प्रयासों का हिस्सा है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली एक संस्था है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 द्वारा स्थापित किया गया है। ये भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। विश्व तपेदिक दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। कथन 2, इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं रही। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में तपेदिक दिवस या टीबी दिवस मनाया गया। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसी दिन वर्ष 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी, जो तपेदिक यानी टीबी का कारण बनता है। इस वर्ष की इस दिन की थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं रही, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही आंसर है। आपको बता दें कि तपेदिक या क्षय रोग यानी टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। बेसिलकेलमेट-गुएरिन या BCG इस रोग से बचाव के लिए एक टीका है। भारत सरकार ने इस रोग से निपटने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय मित्र पहल शुरू की है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या IPEF किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2010, 2014, 2018 या फिर 2022? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2022। हाल ही में भारत के एक अंतर मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के बाली में दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF वार्ता दौर में भाग लिया। इस वार्ता दौर में भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया गणराज्य आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक आर्थिक पहल है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मई 2022 में लॉन्च किया था, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र के भीतर सहयोग, स्थिरता, समृद्धि, विकास और शांति में योगदान देना है। इसमें 14 भागीदार देश हैं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% और वैश्विक वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय संस्थान की एक पहल है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, नीति आयोग या फिर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण? तो सही जवाब है ऑप्शन बी संचार मंत्रालय। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य सड़कों की खुदाई के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए खुदाई एजेंसियों और भूमिगत संपत्ति मालिकों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करना है। ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की एक पहल है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये असंगठित खुदाई और उत्खनन से ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी भूमिगत संपत्तियों को होने वाले नुकसान को कम करेगा, जिससे हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के साथ नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास वायु प्रहार किससे संबंधित है? भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका वायु अभ्यास या फिर क्वाड सदस्यों का नौसेना अभ्यास? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी कमान में वायु प्रहार संयुक्त अभ्यास किया, इसलिए विकल्प भी सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य समन्वित मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए संयुक्त योजनाओं को मान्य करना है। वायु प्रहार अभ्यास के आयोजन ने विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित गतिशीलता और बलों की तैनाती के लिए समन्वय एवं पूर्वाभ्यास को सक्षम बनाया। आपको बता दें कि पूर्वी कमान भारतीय सेना की 6 परिचालन कमानों में से एक है। इसका गठन 1 नवंबर 1920 को हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता शहर के फोर्ट विलियम में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चर्चा में रहे अरुधरा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मीडियम पावर रडार,
पनडुब्बी, टॉर्पीडो या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सही आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम पावर रडार। भारत बहुत तेजी के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मीडियम पावर रडार अरुधरा और रडार वार्निंग रिसीवर्स खरीदने का फैसला किया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ 3,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों रडार से वायुसेना की निगरानी, पहचान और ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि अरुधरा एक 4D मल्टी फंक्शन फेज्ड एरे रडार है, जिसमें हवाई लक्ष्यों की निगरानी, पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लगाया गया है। इस रडार को स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन वर्ल्ड TB समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता या फिर भुवनेश्वर? आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 3 दिवसीय वन वर्ल्ड TB समिट का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प बी सही है। साथ ही उन्होंने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समिट को संबोधित किया। वन वर्ल्ड TB समिट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप TB पार्टनरशिप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2001 में स्थापित स्टॉप TB पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी वाला संगठन है। ये संगठन TB से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज के विस्तार से व्याख्या करता है। इस समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए कई पहलों की शुरुआत की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूलिप पोर्टल किस सरकारी नीति से संबंधित है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय रसद नीति या फिर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति? इसका जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय रसद नीति। यूलिप पोर्टल के लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर 400 से अधिक कंपनियों ने इस पर पंजीकरण किया है। ULIP यानी यूलिप का पूरा नाम यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। इसे राष्ट्रीय रसद नीति यानी NLP के हिस्से के रूप में भारत के प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। ये एक समर्पित पोर्टल है जो डेटा अनुरोध की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाता है। साथ ही डेटा संचालित दृश्यता और पारदर्शिता के साथ भारत के रसद क्षेत्र को सुविधा प्रदान करता है। आपको बता दें कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रसद लागत 14% है, जबकि अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों में ये केवल 8 से 9% है। रसद लागत में 9% तक की कमी से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बचत हो सकती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 48 से या फिर अनुच्छेद 51 ए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, इसलिए विकल्प ही सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु राज्य को प्रेरित करते हैं। वर्ष 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था, जो 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ। यह अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करता है। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन किया गया है। NALSA नालसा का उद्देश्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना तथा अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असम राइफल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। और कथन 2, ये भारत चीन सीमा की रक्षा करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब होगा ऑप्शन A, केवल 1। हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने शिलोंग में असम राइफल्स के 188वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। आपको बता दें कि असम राइफल्स एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद का मुकाबला करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसे 1835 में स्थापित किया गया था। इसे अक्सर पहाड़ी लोगों के मित्र और पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। ये भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह विकल्प सही हो जाता है। अगला और अंतिम सवाल, हाल ही में किस संदर्भ में पेंसिल पोर्टल खबरों में रहा? जलवायु परिवर्तन, बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण या फिर बौद्धिक संपदा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल श्रम। हाल ही में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने राज्यसभा में पेंसिल पोर्टल के संबंध में जानकारी दी है।
पेंसिल पोर्टल का उपयोग बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम को लागू करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए विकल्प भी सही है। आपको बता दें कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 किसी भी व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और खतरनाक व्यवसायों में 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के काम या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं। सवाल है, विश्व जल विकास रिपोर्ट या WWDR किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है ए खाद्य और कृषि संगठन, बी विश्व आर्थिक मंच, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर डी यूनेस्को। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में इस प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।